नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष ज्ञान कार्यक्रम का दूसरा भाग लेकर। पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको 9 ग्रह और 12 राशियों के बारे में विस्तार से समझाया था। आज हम आगे की चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इस खाके के अंदर, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि 12 खाने होते हैं। हर खाने के अंदर हर खाने की एक डिग्री है। टोटल ये 12 जो खाने हैं इसमें 360 डिग्री होती हैं। यानी एक खाने में अगर हम देखें तो 360 को अगर 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी एक खाने की डिग्री 30 होगी। ठीक है, अर्थात हर भाव जो है वो 30-30 डिग्री का होगा। जैसे कि आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं, पहला भाव 0 से 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री तक होगा, तीसरा 90 डिग्री तक होगा, चौथा 120 डिग्री तक होगा, पाँचवा 150 डिग्री, छठा 180 डिग्री, सातवां 210 डिग्री, आठवां 240 डिग्री, नौवां 270 डिग्री, 10वां 300 डिग्री, 11वां 330 डिग्री और अंतिम 12वां भाव 360 डिग्री। तो इस तरह से इन 12 भावों को 360 डिग्रियों में विभाजित किया जाता है। यानी प्रत्येक भाव की 30 डिग्री होती है। अब हमारे ज्योतिष में, हमारे वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के साथ 27 नक्षत्रों को लिया गया है। 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। 27 नक्षत्र और 12 राशि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ज्योतिष के अंदर। 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। अगर ये 3 चीज़ें हमें पता हो ठीक से तो हम काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 27 नक्षत्रों के बारे में। हर भाव में 3 नक्षत्र आते हैं। अब जब हर भाव में 3 नक्षत्र आते हैं तो टोटल कितने भाव हैं, 12। तो 12 गुणा 3 करें तो नक्षत्र होने चाहिए 36। 12 3 36, लेकिन मैंने कहा नक्षत्र होते हैं 27। तो ऐसा क्यों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर भाव में 3 नक्षत्र पूरे नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए पहले भाव में पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का कुछ भाग आएगा। क्यों? क्योंकि पहले भाव की डिग्री 30 डिग्री है। तो जहाँ पर 30 डिग्री पर नक्षत्र खत्म हो जाएंगे, वहाँ पर वो नक्षत्र जो तीसरा है वो अगले भाव में चला जाएगा। यानी उसका कुछ हिस्सा अगले भाव में चला जाएगा। हर नक्षत्र की भी एक डिग्री है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो एक चरण कितने का होगा, 3 डिग्री 20 मिनट का। तो 3 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 13 डिग्री 20 मिनट। तो हर नक्षत्र की डिग्री है 13 डिग्री 20 मिनट। पहले भाव में पहला नक्षत्र पूरा होगा, दूसरा नक्षत्र पूरा होगा। जैसे कि पहले भाव में मैंने आपसे कहा पहला नक्षत्र पूरा होगा, अर्थात 13 डिग्री 20 मिनट का जो नक्षत्र होगा पहला, वो इसमें पूरा होगा। फिर दूसरा नक्षत्र वो भी 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, टोटल हो गया 26 डिग्री 40 मिनट। और तीसरे नक्षत्र का कुछ भाग जो रह गया है 30 डिग्री पूरा होने में, वो इसमें आएगा और बाकी जो बचेगा वो दूसरे भाव में चला जाएगा। अब यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट हमने 2 नक्षत्रों में पूरे किए, क्योंकि मैंने बताया पहला नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का और दूसरा नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट का। दोनों को आपने जोड़ दिया तो बन गए 26 डिग्री 40 मिनट। अब 30 डिग्री में कितना बचा, 3 डिग्री 20 मिनट। यानी आप 30 डिग्री में से 26 डिग्री 40 मिनट को घटा देंगे तो बचेगा 3 डिग्री 20 मिनट। तो जो तीसरा नक्षत्र होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट का जो चरण होगा एक, वो इसमें आएगा और बाकी के जो 3 चरण हैं वो अगली राशि में चले जाएंगे। इसी तरह से फिर जब 3 चरण यहाँ आ गए तो उसके बाद चौथे नक्षत्र के चारों चरण फिर इसमें आएंगे और 5वें नक्षत्र के 2 चरण इसमें आएंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो ये सब चलता जाएगा। ये आपको सब चीज़ें किसी भी किताब से ज्योतिष की पता लग सकती हैं। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनको ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है या जिनको कुछ नहीं पता अभी ज्योतिष के बारे में, जो सीख रहे हैं, जो बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पर हैं, प्रारंभिक अवस्था में चल रहे हैं, उनके लिए है ये। वैसे भी अगर आप किसी किताब को देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण, हर नक्षत्र के 4 चरण, कुल 27 नक्षत्र। तो 27 गुणा 4 कितने हो गए, 108। 108 चरण होते हैं कुल 27 नक्षत्रों के। इसलिए हम जब भी कहते हैं कि 108 मणिकों की माला हमें करनी है या 108 नाम का जाप करना है, ये 108 कहाँ से निकला, यहाँ से निकला है। यानी हमारे जो नक्षत्र हैं 27, उन 27 नक्षत्र और उनके चरणों से
मिलकर के 108 का जो अंक बना वो 108 का अंक हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। वो चाहे हम किसी माला का जाप करने में करें या कोई और पूजा पाठ करने में करें, 108 का जो अंक है वो यहाँ से निकलता है, क्योंकि हमारे भचक्र में 27 नक्षत्र हमें दिए हुए हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। 27 गुणा 4 अगर हम करेंगे तो 108 होगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको एक नई चीज़ और बता देता हूँ। एक नक्षत्र 27 हैं, लेकिन हम 27 नक्षत्रों को याद कैसे करेंगे? अब याद करने के लिए देखिए, इसमें आपको कुछ समय लग सकता है। 27 नक्षत्र याद करने में कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन 27 नक्षत्रों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। यानी 3 भागों में डिवाइड करने का मतलब है 27 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा? 9। यानी हर एक लाइन में अगर हम 9 नक्षत्र लिख लें, फिर दूसरी लाइन में 9 लिख लें, फिर तीसरी लाइन में 9 लिख लें, तो इस तरह से 3 लाइनें बन जाएंगी 9 नक्षत्र की, तो टोटल हो जाएंगे 27 नक्षत्र। 9 नक्षत्र की अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो ये याद करना ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे पहला नक्षत्र है अश्वनी। मैं आपको पहले 9 नक्षत्र के नाम बता रहा हूँ। पहला नक्षत्र होता है अश्वनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य और 9वां अश्लेषा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पहले 9 नक्षत्र हुए पूरे: अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अब अश्वनी का जो स्वामी है वो कौन है? इनको आप क्रम से याद करेंगे। जैसे आपने अश्वनी से अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, यानी अश्वनी से लेकर अश्लेषा तक के जो 9 नक्षत्र आपने याद किए, उसी क्रम में हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है। जिन 9 ग्रहों की हमने पहले बात की थी, वही 9 ग्रह हर एक नक्षत्र का स्वामी है। जैसे अश्वनी नक्षत्र का स्वामी है केतु, भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी है सूर्य, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है मंगल, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु। जबकि मैंने आपको बोला था कि राहु को कोई घर नहीं दिया गया, राहु को कोई राशि नहीं दी गई, लेकिन हमारे वैदिक ज्योतिष में राहु को नक्षत्र दिए गए हैं। तो राहु का नक्षत्र है आर्द्रा। उसके बाद पुनर्वसु का स्वामी कौन है? बृहस्पति या गुरु। फिर पुष्य का स्वामी शनि, और फिर अश्लेषा का स्वामी बुध। यानी ये क्रम हो गया: अश्वनी का स्वामी केतु, भरणी का स्वामी शुक्र, कृत्तिका का स्वामी सूर्य, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा, मृगशिरा का स्वामी मंगल, आर्द्रा का स्वामी राहु, पुनर्वसु का स्वामी गुरु, पुष्य का स्वामी शनि और अश्लेषा का स्वामी बुध। इस तरह से 9 ग्रह हो गए और 9 नक्षत्र हो गए। तो यही क्रम चलेगा। पहले हम जो विंशोत्तरी महादशा की अभी हम बात करेंगे, इसमें जो कि वैदिक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, विंशोत्तरी महादशा, जो कि 120 वर्ष की होती है, वो इन्हीं नक्षत्रों के ऊपर आधारित है और इन्हीं नक्षत्र के स्वामियों पर आधारित है। अश्वनी का स्वामी जो केतु है, वो वहाँ से हम भचक्र को शुरू करते हैं। केतु के बाद शुक्र की महादशा आएगी। जिस भी व्यक्ति का जन्म अश्वनी नक्षत्र में होगा, उसको जन्म के समय केतु की महादशा मिलेगी। इस क्रम से उसकी दशाएं चलती जाएंगी। पहले केतु मिला, केतु के बाद फिर शुक्र की दशा मिलेगी, शुक्र के बाद फिर सूर्य की मिलेगी, सूर्य के बाद फिर चंद्रमा मिलेगा, चंद्रमा के बाद फिर मंगल की मिलेगी, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और शनि के बाद बुध। तो इन सब का जो टोटल आएगा वो 120 वर्ष आएगा। इन 9 ग्रहों की महादशाओं का जो टोटल आएगा वो संख्या 120 वर्ष आएगी। वैसे 120 वर्ष आजकल किसी को मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 9 ग्रहों की जो संख्या है वो 120 वर्ष की विंशोत्तरी महादशा में दी गई है। क्यों? हर ग्रह के कुछ वर्ष अलग से निर्धारित किए गए हैं। जैसे केतु के 7 वर्ष हैं, फिर शुक्र के 20 वर्ष, फिर सूर्य के 6 वर्ष, फिर चंद्रमा के 10 वर्ष, मंगल के 7 वर्ष, राहु के 18 वर्ष, बृहस्पति के 16 वर्ष, शनि के 19 वर्ष, बुध के 17 वर्ष। इस तरह से ये 9 के 9 ग्रह हमें देखने को मिलेंगे।
इन 9 ग्रहों की इस तरह से अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो 120 वर्ष आ जाएगा। ये विंशोत्तरी महादशाओं का क्रम होता है, जो कि हमारे इन 27 नक्षत्रों पर आधारित है, जिनमें से पहले 9 नक्षत्र मैंने आज आपको बताए, और ये भी बताया कि हर भाव में कितनी डिग्रियां होती हैं। हर एक भाव की डिग्री 30 होती है। टोटल 12 भाव हैं। 12 भाव को अगर आप 30 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री का ये चार्ट बन के आता है, जिसमें 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं, या 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट लिख सकते हैं, अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न लिख के डाल सकते हैं। जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे बात करूँगा। अब उन लोगों से एक सवाल, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, जो लोग ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं और उनको जो है फलित ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मेरा उनसे एक सवाल है आज, इसके ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे। वो लोग ये बताएंगे, या हम भी उनके साथ बैठ कर के कुछ हम आपस में एक चर्चा करेंगे कि पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी, ये 2 योग हमने ज्योतिष में देखे हैं और फलीभूत होते हैं। पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी, इन दोनों में क्या अंतर है? पाप कर्तरी का मतलब होता है, पाप कर्तरी का मतलब है पापी ग्रह जब एक तरफ एक भाव के इर्द गिर्द 2 पापी ग्रह बैठे हों तो उसे पाप कर्तरी कहते हैं, और उसी भाव के इर्द गिर्द अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो उसे शुभ कर्तरी कहते हैं। इनका ज्योतिष में क्या फल है, ज्योतिष में इनका क्या महत्व है? बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगर लोग जानते हैं तो वो कुछ बताएं प्लीज़, और बाकी लोगों को भी जिससे पता लगे और उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा जागृत हो। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ जानकारी लेनी हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल छोड़ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और बाकी सभी लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। और हाँ, एक बात और, हमें अभी भी कोरोना का बहुत ध्यान रखना है, मास्क हमेशा लगा के रखना है, हाथ धोते रहना है और 2 गज की दूरी बनाए रखना है। अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे जैसे मैंने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि जून के महीने में हम धीरे धीरे कोरोना से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से वापस पटरी पर आने लगेगी, हमारा जीवन वापस एक बार पटरी पर आने लगेगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में तीसरी लहर की आशंका जताई थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ज्योतिष के माध्यम से अगर मैं देखूँ तो ऐसी कोई घटना हमारे ज्योतिष में अभी घटने वाली नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि कोई तीसरी लहर आने वाली है और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई घटनाक्रम बनता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। 2025 तक अभी कोई ऐसा घटनाक्रम बनता दिखाई नहीं दे रहा जो कि बहुत बड़े पैमाने पर किसी को क्षति पहुंचाएगा, या कोई बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में आएगी और वो बहुत बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाएगी। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है 2025 तक। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा।